हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपी क्लासेस। एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने बहुत लोगों के द्वारा कमेंट किया जा रहा था कि सर बिहार एसएससी से रिलेटेड क्या-क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो बच्चों, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि बिहार एसएससी का जो सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है और उस पूरे सिलेबस को गो थ्रू करना एक खुद में काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाती है। और जब एग्ज़ाम बिहार एसएससी इंटर लेवल जैसा अभी एग्ज़ाम होने वाला है, जैसा कि मुझे खबर मिली है कि सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम हो जाए। तो इस छोटे से स्पैन ऑफ टाइम मीन्स 3 से 4 मंथ के टाइम में अगर हम ये चाहें कि पूरे सिलेबस के गो थ्रू हो जाएँ, तो ये मेरे लिए अबाउट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। और अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो पता चलेगा कि भूत विद्यार्थी बस्ता मोट जो एक कहावत थी, उसी तरीके से बहुत सारा ढाढ़ा किताब का लग जाएगा कि इस टॉपिक के लिए ये किताब पढ़ें, इस टॉपिक के लिए ये किताब पढ़ें और फाइनली आप ऐसे नतीजे पे पहुँचेंगे कि उस किताब को रख कर के और एक अच्छे से नींद आप लेंगे डेली के डेली। तो चलिए, यही सोच कर के आज हम बिहार एसएससी से रिलेटेड 2-3 सेक्शन से मोटा-मोटी देखिए रीजनिंग के सेक्शन में आपको प्रैक्टिस करने होंगे, इसलिए उसका हम टॉपिक का डिटेलिंग मैं नहीं किया हूँ क्योंकि टाइम पास मैं नहीं करूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है? तो मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे मैथ्स के हो गए, साइंस के हो गए और इकोनॉमिक्स में बच्चे को काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, इकोनॉमिक्स के हो गए और पॉलिटी हो गए। फिलहाल इन 4 टॉपिक्स को मैं कवर अप करूँगा। कवर अप इन द सेंस कि उसके जो सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर नहीं पूछे गए हैं अभी तक, तो उससे पूछने की संभावनाएँ ज़्यादा होती हैं। तो मैं उस टॉपिक को आपके सामने आज डिस्कस करूँगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मैथ से। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार एसएससी में गणित के कुल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए वो परसेंटेज है। क्योंकि जो प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जो मैथ्स के मतलब अर्थमेटिक पार्ट के जो अर्थमेटिक पार्ट होता है मैथ्स का, उसका लगभग-लगभग बहुत सारा जो पोर्शन है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो परसेंटेज वाले पार्ट से कवर अप हो जाता है। अगर आप एग्ज़ाम्पल समझें तो परसेंटेज प्रतिशत का रिलेशन लाभ और हानि से होता है, प्रतिशत का एसआई और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से भी इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। जब हम आपको परसेंटेज प्रतिशत का टॉपिक पढ़ाएँगे, ठीक है, तो आप लोग को ऐसा फ़ील करवाएँगे कि प्रतिशत के टॉपिक से ही आप लाभ और हानि का प्रश्न और एसआईसीआई का प्रश्न बिना फ़ॉर्मूला के आप बना सकते हैं। कुछ-कुछ जगह पे फ़ॉर्मूला का नीड होगा, लेकिन वो भी बिना फ़ॉर्मूला के आप बना सकते हैं अगर आपको कांसेप्ट पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतिशत से। तो प्रतिशत से लगभग-लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवल प्रतिशत से। अगर हम बात करेंगे लाभ और हानि और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, अगर इस तीनों टॉपिक को अगर हम जोड़ दें, तो आप समझिए कि 4, 3, 7 और 2, 9 मतलब आउट ऑफ 25 9 से 10 क्वेश्चंस जो है वो केवल प्रतिशत वाले टॉपिक से बिहार एसएससी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? आगे समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, इससे लगभग-लगभग 2 प्रश्न होते हैं। समय और दूरी से 1 प्रश्न होते हैं। औसत से 3 प्रश्न मान के चलिए। मिश्रण और औसत मोटा-मोटी मान के चलिए कि औसत का ही पार्ट हो गया, ठीक है? मिश्रण भी, तो मिश्रण और औसत से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। रेशियो से 1 प्रश्न पूछे जाते हैं। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और 1 मिनट, नंबर सिस्टम से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी देखिए, ये हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे ना जाए, लेकिन बिहार एसएससी मेंस में इस बार क्या देखा गया कि प्रोबेबिलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन प्रोबेबिलिटी में जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी में आप पढ़ते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। और प्रोबेबिलिटी में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे कि कार्ड्स से रिलेटेड, डाइस से रिलेटेड, ठीक है? स्पेशली कार्ड्स का जो टॉपिक होता है वो एक कांसेप्ट का टॉपिक होता है कि उसमें राजा कितने होते हैं, रानी कितने होते हैं और भी कुछ होते हैं, शेड्स से भी रिलेटेड होता है, ठीक है?
तो उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन था इस बार एग्जाम बिहार एसएससी ग्रेजुएशन लेवल पे इस पे आधारित क्वेश्चन आया था और इसका लेवल काफ़ी अच्छा था, वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, जिस बच्चा को अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा वो बच्चा उस क्वेश्चन को शायद नहीं बना पाए होंगे। और एडवांस काफ़ी टीचर्स को हम देखते हैं कि वो एडवांस को डायरेक्टली इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं कि इससे क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आपको मिलेगा, केवल फार्मूला बेस्ड है। तो हमारा ये रिकमेंडेशन बच्चों से है कि एडवांस में मेंसुरेशन होता है, जियोमेट्री होता है, उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री होता है। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन है, ये सब जो टॉपिक है, एक दो दो दिन दे करके आप इसके सारा फार्मूला एक बार के गो थ्रू हो जाइए कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये और वो क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, इसीलिए जो केवल फार्मूला के बेस पे बन जाते हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब पूरा टॉपिक आप लोग कंप्लीट करें तो उसमें एडवांस का बेसिक लेवल जरूर करें, और हम आपको एडवांस के बेसिक लेवल पे 2 से 3 क्लास में पूरा एडवांस का बेसिक लेवल आपका हम क्लियर कर देंगे एग्जाम के पहले, ये आप लोग से मेरा प्रॉमिस रहा। तो चलिए मैथ्स को लेकर के एक बार फिर से हम थोड़ा सरसरी निगाह से इसको खत्म कर लेते हैं। तो देख लीजिए, प्रतिशत से 4 क्वेश्चन, लाभ और हानि से 3 क्वेश्चन, एसआई-सीआई से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समय और कार्य से 2 क्वेश्चन, समय और दूरी टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, औसत से 3 क्वेश्चन, मिश्रण से 1 क्वेश्चन, रेशियो से 1 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन और एडवांस लेवल से 1 से 2 क्वेश्चन। तो कुल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 4 3 7 2 9 9 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 1 25। ठीक है, तो मैथमेटिक्स गणित के कभी-कभी किसी-किसी शिफ्ट में 25 क्वेश्चन भी होते हैं, किसी-किसी शिफ्ट में 22 से 23 क्वेश्चन होते हैं और किसी-किसी शिफ्ट में 28 से 29 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। तो ऐसा कुछ आप लोग कंफर्म होके मत जाइएगा कि मैथ्स का क्वेश्चन 25 ही होगा, वो स्लाइटली डाउन और स्लाइटली अप भी हो सकते हैं और आप उस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हैं क्योंकि वो एग्जामिनेशन है। ठीक है, चलिए, तो मैथ्स का ये टॉपिक लगभग सारा टॉपिक हम आपको डील कर देंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से डील करेंगे। आप लोग मतलब याद रखिएगा कि आउट ऑफ 25 आप लोग 23 क्वेश्चन तो जरूर ही एग्जाम में सॉल्व करके आ जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है वैसा, और सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम थोड़ा इरिटेटिंग टॉपिक है तो इसको हम लोग और मजे के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग गणित के बाद आते हैं विज्ञान के प्रश्न पे, विज्ञान के सिलेबस पे। विज्ञान में क्या क्या हम लोग को पढ़ना होता है, आप लोग को पता है कि बिहार एसएससी में विज्ञान के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विज्ञान में अगर हम भौतिकी की बात करें, फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स से लगभग 8 से 9 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें जो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वो होता है यूनिट एंड डायमेंशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बीवीआई टॉपिक है। आप लोग याद रखें कि यूनिट एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हमेशा। जनरल मोशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको हम लोग मैकेनिक्स पार्ट बोलते हैं। मैकेनिक्स पार्ट जो हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, जैसे कि लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होता है ये सब जो पार्ट होता है, और इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, ठीक है, कि जैसे हम किसी बॉल को फेंक रहे हैं हवा में तो वो कौन सा आकार बना करके जा रहा है, ठीक है, या फिर किसी को हम जैसे मान के चलिए कोई पैराबोलिक, अगर कोई पैराबोला का शेप ले रहा है, आकार ले रहा है, तो उसका सबसे मैक्सिमम हाइट कितना होगा, उसका रेंज कितना होगा, उसका उसमें टाइम कितना लगेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। ठीक है, फिर आविष्कारक से, जो इन्वेंशन होते हैं और इन्वेंटर होते हैं, आविष्कार और आविष्कारक, जैसे कि फोन का आविष्कार कौन किया है, फिर टरबाइन का आविष्कार कौन किया है, डायनेमो का आविष्कार कौन किया है, जो फिजिक्स जो भौतिकी से रिलेटेड होते हैं पार्ट, ठीक है ना, उसका आविष्कारक कौन है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हम आपको स्टैटिक पोर्शन में करवा देंगे, ये आप कंफर्म रहिए। वेव और साउंड, तरंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने तरीके का तरंग होते हैं, फिर उसमें पूछा जाता है आपको कि कौन सा साउंड, कौन सा वेव है, मैकेनिकल वेव कौन है, नॉन मैकेनिकल वेव कौन है, कौन सा है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है आपको इसमें साउंड से रिलेटेड पूछा जाता है कि साउंड जो है वो किस तरीके का वेव है। ठीक है, फिर साउंड से रिलेटेड पूछा जाता है कि डेसिबल, जब आप लोग पूछते हैं डीबी, 50 डेसिबल का साउंड, 100 डेसिबल का साउंड, ठीक है, तो कान के लिए कितना डेसिबल का साउंड जो उपयुक्त माना जाता है, लाउड स्पीकर बजता है तो उसमें कितना डेसिबल का साउंड होता है। तो इस टाइप का थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइट में जो क्वेश्चन होते हैं, सॉरी, लाइट में जो क्वेश्चन होता है वो अप्लाइड होता है। अप्लाइड इन द सेंस कि जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रकीर्णन के बारे में पूछ दिया जाएगा, उसका आज के ज़माना का प्रैक्टिकल मतलब इम्प्लीकेशन उसका क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है आम दौर की ज़िंदगी में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है,
ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पूछ जाएगा कि डंडा है कोई तो वो टेढ़ा क्यों दिखाया जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पूछ देगा, उसके बारे में एप्लीकेशन पूछ देगा, आँख के बारे में पूछ देगा क्योंकि आँख भी लाइट में ही आप लोग को पढ़ना है, तो आँख के बारे में पूछ देगा। उसका फिर और भी जो विज़न होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन की बात करें तो वो हो जाता है, या फिर और भी कुछ भी, मतलब लाइट से आपको लाइट को अच्छे से पकड़ बनाना होगा। हीट का एकदम बेसिक से आपको कांसेप्ट लेना है, हीट में कितना होता है, 2-3 थ्योरम होता है उसको देख लेना है। फिर एक C/5 बराबर M-32/9 का जो फ़ॉर्मूला होता है उसको देख लेना है। इतना सब का काम चल जाएगा। करंट का भी वही स्थिति है। करंट में करंट में यूनिट एंड डायमेंशन जो होता है करंट का वो पूछा जाता है। काफ़ी हद तक एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है? ये सब क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। फिर उसका फिर अप्लाइड पूछा जाता है कि जैसे कि फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये सब क्या होता है? या फिर पूछा जाता है कि कोई भी है, मान के चलिए कि व्हाइट है, उसमें कोई गाड़ी है उसमें करंट डाला गया तो उस करंट कहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, या फिर कभी-कभी आपको पूछ दिया जाएगा कि नंबर ऑफ वाट निकालने के लिए पूछ देगा कि कोई बॉल जल रहा है, इतना यूनिट का बॉल है, इतना दिन में कितना यूनिट ओवरऑल वो खपत होगा। तो उसका कॉस्ट बता देगा कि पर यूनिट का कॉस्ट दे देगा, बोलेगा कि इतना कॉस्ट का क्या है, तो वो हमको बताना है, तो उस तरीके का आएगा। फिर मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे मेगा, हेक्सा, टेरा, पेटा, जेटा। येटा आजकल काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। माइन येटा, येप्टो, 10 के पावर 24, 10 के पावर -24, ये सब क्वेश्चन काफ़ी अभी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। फिर ठीक है, उसके बाद फिर आइए, उसके बाद फिर केमिस्ट्री में हम लोग आते हैं। तो केमिस्ट्री में भी सेम स्थिति है। केमिस्ट्री में भी 8 से 9 प्रश्न लगभग पूछे ही जाते हैं। केमिस्ट्री में भी लगभग 8 से 9 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पदार्थ का वर्गीकरण, परमाणु संरचना, रासायनिक बंधन, पीरियोडिक टेबल में आप लोग देख लीजिएगा कि कौन-कौन सा पीरियोडिक, कितने तरह का पीरियोडिक टेबल आजकल आज तक आया है, 4 तरह का। पदार्थ के वर्गीकरण में एटम दे मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पाई मेसॉन, पॉजिट्रॉन, ये सब जो पार्टिकल है वो। फिर परमाणु संरचना में एटम्स थ्योरी का जो थ्योरी होता है, डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी हो गया, फिर रदरफोर्ड का थ्योरी हो गया, नील्स बोर का थ्योरी हो गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें थोड़ा बहुत आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किनके द्वारा दिया गया, ये सब पूछ देगा। पीरियोडिक टेबल और रासायनिक बंधन की बात करें तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ये सब जो भी बॉन्ड होते हैं, ठीक है, उनके बारे में एकदम हल्का-सा, ऐसा नहीं कि बहुत डीपली, एकदम हल्का-हल्का कि आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद फिर एसिड बेस एंड साल्ट में से आपको रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि साल्ट में ही होता है कि सिंगल साल्ट, डबल साल्ट, ट्रिपल साल्ट इसमें होता है, एसिड हो जाएगा, बेस हो जाएगा, इसमें बहुत सारा होता है कि मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल येलो, ये सब जो होता है कन्वर्जन होता है, किसमें क्या होता है, तो ये सब एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को हम सब बता देंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। उसके बाद फिर केमिकल फार्मूला और नेम होते हैं, आप लोगों को पता है, जैसे कि NaCl को साधारण नमक बोला जाता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है NaHCO3, उसको बेकिंग सोडा बोला जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो उस पे रिलेटेड हम एक वीडियो भी डाले हुए हैं, और ये पार्ट 1 उसका आया हुआ है, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम लोग करेंगे। और ये VVIA 2 क्वेश्चन कंफर्म बिहार से रहेगा। ईंधन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, धातु और अधातु से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, गैसीय अवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे PV बराबर NRT हो गया, तो इसमें कौन सा गैस है, गॉस लॉ हो गया, इसमें 2-3 लॉ होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली दे देता है, मतलब कि रिलेट कर करके कि अगर ये वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, PV बराबर NRT वगैरह जो फॉर्मूला होता है, T से टेम्परेचर हो गया, तो लिक्विड में क्या पता चलेगा। फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है, कार्बन और इट्स कंपाउंड, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मानव निर्मित पदार्थ होते हैं, जैसे नायलॉन हो गया, फिर आपको हो गया जैकेट हो गया, प्रेशर कुकर हो गया, तो ये सब किस चीज़ के बने होते हैं, ये सब, या फिर डायनामाइट हो गया, ये सब ह्यूमन मेड ही पदार्थ है। तो इस सब का क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका खोज कौन किया है, इसमें क्या-क्या होते हैं, आर्टिफिशियल हो गया, फिर ये सब क्वेश्चंस इसमें काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेनली सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे ख्याल से वो क्या-क्या है, केमिस्ट्री में आपको हम बताते हैं। केमिस्ट्री में एक केमिकल फार्मूला हो गया, ठीक है, एसिड, बेस एंड साल्ट, इसमें एक पीएच वैल्यू होता है, वो मेरा छूट गया है, वो तो खैर आप इसी में पढ़ लीजिएगा, एसिड बेस में एक पीएच वैल्यू होता है, वो देख लीजिएगा। ये काफ़ी एक क्वेश्चंस पक्का होते हैं इससे, पीएच वैल्यू से, ठीक है। उसके बाद फिर आप पीएच वैल्यू,
ये केमिकल फार्मूला एंड नेम देख लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल का एक टॉपिक देख लीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। परमाणु संरचना, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो भी थ्योरम होते हैं उससे एक क्वेश्चन होता ही होना है, ये आप कंफर्म रखिए। और इससे ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन होंगे। और धातु और अधातु में थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि धातु और अधातु में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो जैसे धातु धातु में क्या पूछा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रूम टेम्परेचर पे कौन सा लिक्विड फॉर्म में होता है, कौन सा ऐसा धातु या धातु है जो हमेशा ही लिक्विड फॉर्म में होता है, कौन सा ऐसा मतलब गैस है, जैसे आपको बोल देगा कि इनर्ट गैस के बारे में कि सबसे भारी इनर्ट गैस कौन है, ठीक है। स्ट्रेंजर गैस किसको बोला जाता है, किसे बोला जाता है, भविष्य की धातु किसे बोली जाती है, भविष्य की का ईंधन किसे बोला जाता है। तो ये सब इससे रिलेटेड धातु और धातु में यही सब पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा धातु और धातु बैठ के रटने लगे, कोई फायदा नहीं है। टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपना एग्जाम निकालिए और आगे बढ़िए जिंदगी में, ठीक है। टाइम वेस्ट करने वाला का जिंदगी में कुछ नहीं होता, आप इतना याद रखिएगा। स्ट्रेटजी के साथ पढ़िएगा, एक बार में रिजल्ट होगा, नहीं पढ़िएगा ऐसा ही हम 4 रिजल्ट लेकर के नहीं बैठे हुए हैं, कोई हमको बताने वाला नहीं था, ठीक है। तो आप मत एनालिसिस कीजिए क्वेश्चन का, क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं, ठीक है, और उस बेसिस पे पढ़िए, ठीक है। तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा, नहीं तो पढ़ते रह जाइएगा, पूरे ज़िंदगी में बहुत ही पढ़ना है, नॉलेज लेते रहिए बैठ करके, ठीक है। पीएचडी कीजिए, फिर प्रोफेसर बनिए, फिर हर लोगों को पढ़ाते रहिएगा। बहुत लोग पढ़ने वाले हैं दुनिया में, ठीक है, गरीब बहुत है, आप लोग उनको पढ़ाइएगा। चलिए आगे आते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी से भी 8 से 9 प्रश्न होते हैं। तो अगर हम बॉटनी की बात करें तो सेल और ईस्ट डिवीजन का से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी, जैसे कि जूलॉजी हो गया, पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी में क्या चाहिए, जैसे टिश्यू के अध्ययन को क्या बोलते हैं, बोन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फिर मसल्स के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फिर नींद के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो इस टाइप का जो पार्ट होता है वो इससे ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, कंफर्म है। तो फिर टिश्यू हो गया और उसके प्रकार हो गया, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, इस टाइप का जो टिश्यू होता है और उसका प्रकार, टिश्यू किस चीज़ से बना होता है, इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, उसका क्या क्या प्रकार है, ये फिर प्लांट्स हो गया, फिर प्लांट किंगडम में आएंगे, पादप जगत में, तो उसके कितने प्रकार होते हैं, ये सब पढ़ना है। जैसे कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब जो हो गया, ये प्लांट किंगडम में आप लोग को पढ़ना है। 3 तरह का होते हैं। उसके बाद फिर इकोलॉजी, पारिस्थितिकी में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। फिर प्रकाश संश्लेषण, थोड़ा बहुत रोग के बारे में आपको पढ़ना होगा कि प्लांट में कौन कौन सा रोग होता है, और फिर कौन कौन सा प्लांट का पोषक न्यूट्रिएंट्स है, पोषक पदार्थ कौन कौन है, और किस पदार्थ की कमी से कौन सा बीमारी होता है, कौन सा पत्ता में या कौन सा फल में, कौन सा फूल में, ठीक है, ये आप लोग को देखना होगा। उसके बाद फिर प्लांट का फिर प्लांट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना होगा, वो तो प्लांट किंगडम में ही आ जाएगा, ठीक है, वो तो प्लांट का। चलिए भैया जूलॉजी पे आते हैं। जूलॉजी की शुरुआत आपको नर्वस सिस्टम से करनी है, जिसमें ब्रेन को आपको देखना है और स्पाइनल कॉर्ड को देखना है। फिर सेंस ऑर्गन में आपको ईयर देखना है, जैसे इस बार ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया था, हालांकि हमारा पढ़ा हुआ था तो हमने बना दिया था, लेकिन उसका लेवल काफ़ी एडवांस था, ठीक है, ईयर से रिलेटेड। फिर नोज से आँख से, मतलब जो भी सेंस ऑर्गन है ना, इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ अपनी, उसके बारे में आपको मोटा मोटी आपको ज्ञान होना चाहिए। और एक बात और बता दें कि कोशिश कीजिए कि 8, 9, 10 का एनसीईआरटी कम से कम साइंस के लिए जरूर पढ़ें, नहीं तो आप शायद इंटर लेवल में तो आपका काम चल भी जाए, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल में आपका काम नहीं चलने वाला है। जितना टफ कंपटीशन हो गया है, आप सोच ही नहीं सकते हैं। आप एग्जाम में मार्क आइएगा 140 और नंबर आएगा 115, ठीक है, पता चलेगा कि 2 नंबर के लिए बाहर हो गए। फिर अगले साल कब आएगा बिहार एसएससी ग्रेजुएशन लेवल, आप सोचते रहिए, कभी नहीं आएगा। तो इस वैकेंसी को आप अपना अंतिम वैकेंसी समझिए, और समझिए कि इस बार आपको रिजल्ट ले लेना है, ठीक है। फिर आपको दांत के बारे में पढ़ना है, ठीक है, स्किन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र अंग, परिसंचरण अंग तंत्र, जनन तंत्र, हार्मोन, डिजीज, पोषक पदार्थ, जैसे पोषक पदार्थ में क्या क्या, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, ये सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। मोटा मोटी अगर आप बायोलॉजी में इतना खत्म कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये आप लोग का मान के चलिए कि आप लोग का नैया पार हो जाएगा साइंस में। और टारगेट रखिए कि साइंस में 25 में 19, 18 इस तरीके का आप लोग को नंबर आना चाहिए, कम से कम 18, 19, तभी आप लोग रिजल्ट ला पाइएगा। और बिहार एसएससी के लिए एक बात बताते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बिहार एसएससी का पीटी होता है। अगर पीटी निकल गया तो आपका 90% मेंस क्लियर ही समझिए कि आपका है। ये स्थिति है बिहार एसएससी मेंस का। तो चलिए ये तो हो गया, अब हम लोग चलते हैं आगे बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें भी है, इसको हम आपको बता देते हैं। ये तो पूरा पोर्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप अगर छोड़ते हैं तो समझिए कि आप अपने आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप
थोड़ा सा क्योंकि इस बार मेंस में क्वेश्चन पूछा है ईयर से, तो सेंस ऑर्गन थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि इस बार पूछा है तो इस बार भी पूछ सकता है। इसके बाद प्लांट किंगडम देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी वगैरह से ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। पोषक रोग देख लीजिएगा, पोषक पदार्थ देख लीजिएगा, और पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी, इतना में आपका काम मोटा मोटी हो जाएगा। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बता दिए कि इससे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप पूरा पढ़ रहे हैं, पढ़ना तो आपको है ही, लेकिन जब इस टॉपिक को पढ़िएगा ना, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स में आप लोग को काफ़ी, कोई एक बच्चा हमसे बोल रहा था कि सर इकोनॉमिक्स में हम केवल बजट पढ़ लेंगे तो काम नहीं चल जाएगा। हम बोले कि काम तो तभी भी चल जाएगा ना जब तुम बजट भी नहीं पढ़ोगे, ठीक है। नहीं पढ़ने वाले के लिए तो काम चल ही जाएगा। आपको ऐसा थोड़ी है कि एक टॉपिक आप पढ़, वो आपका किस्मत है, आप पढ़ के जाइए। ऐसा तो नहीं है कि 15 टॉपिक है तो 15 टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, वो आपकी किस्मत है। हो सकता है कि एक टॉपिक पढ़ के गए, हो सकता है कि उसी से क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन आप एक टॉपिक पढ़ के जाए अगर केवल जा रहे हैं तो आप खुद के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इकोनॉमिक्स में चलते हैं। तो इकोनॉमिक्स में क्या है, सबसे पहले इकोनॉमिक्स में वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक्स के टाइप्स को हम कितने भाग में इकोनॉमिक्स को बांट रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए कि जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया, फिर सामाजिक एक अर्थव्यवस्था होता है, फिर एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है। तो इकोनॉमिक्स को 3 प्रकार इसको वर्गीकरण करेंगे। फिर इसके क्षेत्र में बांटेंगे इसको, क्षेत्र के आकार में, जैसे कि प्राइमरी प्राथमिक सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, फिर उसके बाद फिर टर्शियरी सेक्टर, जो जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। फिर हम लोग इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है, समष्टि अर्थव्यवस्था और समाष्टि अर्थव्यवस्था है। माइक्रो को शायद क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, ठीक है, हिंदी में हिंदी टर्म। तो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो है और जारी करता है, जैसे कि अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आया है, तो इसको जारी कौन करता है। अब क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा रहे हैं, तो ये सब इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, करेंट का तो है ही, लेकिन इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, ठीक है। फिर HDI हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसके द्वारा दिया गया है, उसमें कितना कितना पॉइंट है, ठीक है। भारत इसमें किस पोजीशन पे है वर्ल्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। बिहार का स्थिति भारत में कैसा है, तो इस राष्ट्रीय आय का गणना आप याद रखिए कि इसका हिस्ट्री है। राष्ट्रीय आय का गणना कब से शुरू किया गया है, ठीक है। तो एक एक लाइन है, उस सब हम आपको लिखवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। उसका मापने, उसको मेजरमेंट करने का विधि कितना होता है, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। BPSC का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विधि है जिससे राष्ट्रीय आय को नहीं मापा जाता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। जैसे आर्थिक नियोजन इकाई है, जैसे स्वतंत्रता के पूर्व भी बहुत सारा आर्थिक नियोजन इकाई बनाया गया था, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भी बहुत सारा आर्थिक नियोजन इकाई बनाई गई है, तो उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि नीति आयोग अभी बना है, उसके बाद फिर आप मान के चलिए कि योजना आयोग था, ठीक है, जैसे प्लानिंग कमीशन, ठीक है, NDC था। उसके पहले भी बहुत सारा कमेटी बनाया गया था, जैसे बॉम्बे प्लान 1944 का हो गया, वो भी एक आर्थिक नियोजन इकाई का ही एक पार्ट हो गया। 1938 में फिर आया था एक प्लानिंग कमीशन करके, कुछ प्लानिंग जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। तो ये सब आपको जानना है, इसे आपको जानिएगा तो आपको आगे पढ़ने में काफ़ी सहूलियत होगा। और ये कुछ नहीं है, सब 2-2 लाइन का, 5-5 लाइन का, 6-6 लाइन का है। आपको हम नोट्स जब प्रोवाइड करेंगे तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें भी आप लोग जुड़े, काफ़ी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें आप लोगों को। और उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं। जिसको सब्सक्राइब करने का मन करेगा वो सब्सक्राइब खुद से ही कर लेगा, जिससे अच्छा लगेगा, ठीक है। पंचवर्षीय योजना, RBI की मौद्रिक नीति, पंचवर्षीय योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं, ठीक है। आप लोग एक बार देखिएगा और एनालिसिस कीजिएगा और बताइएगा कि सर ये वीडियो कैसा है। RBI की मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, टाइप्स ऑफ मनी, प्लास्टिक मनी क्या होता है, हार्ड मनी क्या होता है, नैरो मनी क्या होता है, M1, M2, M3, M4, ये सब कौन सा मनी होता है, बजट का बेसिक टर्म, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होता है, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होता है। फिर इस टाइप का आपको जितना भी टर्म है वो आपको देखना होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे,
ठीक है। फिर सर्वे, आपको इकोनॉमिक सर्वे आपको देखना है। एक बजट में आपको देखना है कि कितना का बजट है, बिहार का बजट कितना का है, देश का बजट कितने का है। सर्वे में आपको देखना है कि बिहार कितना पोजीशन पे है, इसमें प्राथमिक सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ये सब का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है सर्वे में पिछले साल। इस बार का क्या टारगेट है, फिजिकल डिपॉजिट का क्या टारगेट है इस बार का, पिछले बार का फिजिकल डिपॉजिट कितना था, ये सब आप लोग को देखना है। ठीक है। जनगणना तो आपको VVI है ही, टैक्स कर प्रणाली, GST, बहुत सारा कर है, बहुत सारा आयोग बनाया गया, चलैया आयोग बनाया गया, स्वामीनाथन कमेटी बनाया गया। तो इस सब के बारे में आपको जानना है। अगर आप जानिएगा तो आपके लिए काफी सहूलियत होगा एग्जाम में। गरीबी उन्मूलन योजना काफी बनाया गया, 1952 से ही शुरू है, 2000 तक चलते आ रहा है। तो ये सब आप लोग को, ये सब भी आप लोग को देखना होगा। ठीक है। उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफी प्राइज दिए जाते हैं, जैसे नोबेल प्राइज है, तो भारत में अभी तक कितने लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, उसका क्या क्या ईयर है, अमर्त्य सेन को मिला तो किस लिए मिला, एक लाइन, एक वर्ड, वो कौन सी अर्थव्यवस्था थी जिस पर अमर्त्य सेन काम किए थे, उनको नोबेल प्राइज मिला। तो इस पे क्वेश्चन बनने का ज्यादा चांसेस हैं। अब ये अभिजीत बनर्जी को मिला है, भारत के ही थे, भारतीय मूल के ही, कुछ दिन पहले, तो उनको किस फील्ड के लिए मिला गया, वो कहवा किस नंबर पे आते हैं अभिजीत बनर्जी, जिनको भारत से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार कब से शुरू किया गया, कौन सा देश वो नोबेल पुरस्कार को देता है। तो जब आप पढ़िए तो पूरा का पूरा थॉरो पढ़िए किसी भी टॉपिक को। ठीक है। और इकोनॉमिक्स से मान के चलिए, कुछ कुछ टीचर्स बोलते हैं कि 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, 4 से 5 इकोनॉमिक्स में 4 से 5 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आप एनालिसिस ही नहीं कर पाते हैं। अब बहुत सारे टीचर्स को तो पता ही नहीं होता इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, करंट का टॉपिक है, वो करंट को इकोनॉमिक्स में, वो इकोनॉमिक्स को करंट में पढ़ाते हैं। अरे आप पहले जानिए ना, बेसिक तो क्लियर कीजिए अपना। बजट पढ़ा रहे हैं, बजट के बारे में नॉलेज ही नहीं है कि बजट है क्या। आपको सचिवालय सहायक बनना है, कुछ नहीं होगा। बेसिक आप लोग क्लियर कीजिएगा तो सही है, बेसिक क्लियर नहीं कीजिएगा आपका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि काफी एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप इतना याद रहिएगा, खास करके ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में। हम निकाले हैं ना, तो हमको पता है आजकल टीचर वैसे लोग बन गए हैं ना जिनका PT का भी कहीं रिजल्ट नहीं है, तो वैसे लोग टीचर बन के पढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या एनालिसिस देंगे, तो वही ना, उस दिन उनके पास तो वही नोट्स होगा ना जो नोट्स पढ़ के वो रिजल्ट नहीं लिए हैं। हमारे पास वो नोट्स है जो पढ़ के हम रिजल्ट लिए हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा ही हमारे पास फ्रूटफुल नोट्स है, तो वो प्रोवाइड हम आपको करेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। जनगणना, मुद्रास्फीति, जैसे इन्फ्लेशन है। अब इन्फ्लेशन क्या है, कितने तरीके का इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया। अब मान के चलिए कि जनसंख्या कोई टॉपिक है, गिनी कोएफिशिएंट पूछ दिया, फिलिप्स कर्व किस लिए निकाला जाता, फिलिप्स कर्व क्यों दिया जाता है, क्यों निकाला जाता है। अब आप बोलिएगा कि इकोनॉमिक्स यार समझ में नहीं आ रहा है, इसको क्या हम आंसर मारे, तो रिजल्ट नहीं होगा, बाहर हो जाइएगा। ऐसा ऐसा बच्चा है ना जो BPSC का, मतलब 95% BPSC का कैंडिडेट BRSSC का एग्जाम देता है, आपको हम बता रहे हैं। 95% कैंडिडेट BPSC का बिहार SSC के एग्जाम में बैठता है, तो आपका कंपटीशन उनसे है। आप उनसे मैथ्स और रीजनिंग में आगे बढ़ सकते हैं, इसमें नहीं बढ़ सकते हैं। और वो अब मैथ्स भी पढ़ते हैं, क्योंकि सब SSC का तैयारी किए हुए रहते हैं, वो लोग भी। जब SSC में नहीं होता है ना, तब बहुत सारे लोग BPSC की तरफ भागते हैं। इसलिए अब बिहार SSC में बहुत हद तक लोग ऐसे ही भर रहे हैं, तो आपका कंपटीशन उनसे है, तो आप हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए। ये कभी सोचा ही, मैं एक लड़का हमसे पूछा कि सर 4 टॉपिक पढ़े हो जाएगा, हमने पढ़ो ही मत, 4 टॉपिक में पढ़ोगे, एग्जाम है कि ड्रामा है, कि 2 टॉपिक पढ़ ले रिजल्ट आ जाएगा। 10th का एग्जाम चल रहा है क्या, या ग्रेजुएशन का एग्जाम चल रहा है कि इस बार ये प्रश्न तो अगले बार वो प्रश्न, यही दोनों पढ़ेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन ना पूछे जाए, लेकिन आपको ये टॉपिक पढ़ना है। 2 टॉपिक पढ़ के आप कैसे एग्जाम में जा सकते हैं, ये आपके लिए कहीं से भी सही नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं पॉलिटी की तरफ। पॉलिटी में 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, और आजकल का जो पॉलिटिक बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चंस इजी होते हैं, बट देखने में काफ़ी इजी होते हैं, बट वो थोड़ा-सा कंसेप्चुअल होते हैं। तो हमारा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी पॉलिटी पढ़ें, तो थोड़ा-सा उसमें अपना मतलब देखें। अब अनुच्छेद डायरेक्टली नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अगर डायरेक्टली अनुच्छेद से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो सब क्लाउज इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है। तो प्रियम्बल, उद्देशिका को आप लोग को अच्छे से समझना है।
प्रारूप समिति पढ़ना है, कार्य समितियां के बारे में चढ़ना है, महत्वपूर्ण कथन कि कौन सा जो वकील पहले के जो भी थे, फिलोसोफर थे या एडवोकेट थे या जो भी पर्सनालिटीज थे, वो क्या कथन बोले हैं, किस आर्टिकल के बारे में क्या कथन बोल दिए हैं। कोई प्रियम्बल को भगवान बना दिया है तो कोई आर्टिकल 32 को भगवान बना दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग को रटना है, वो बोल के चले गए, अब हम लोग को रटिए उसको। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में वही रटने से एग्जाम निकलेगा। भाग, अनुसूची, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, भाग और अनुसूची कैसे याद करना है वो हम आपको बताएंगे। एक वीडियो केवल भाग पे लेकर के आएंगे, वो आपको क्लास में रटवा देंगे। अनुसूची पे हो सकता है, एक चीज और बता देते हैं, हो सकता है कि भाग वाला वीडियो जो स्टूडेंट तैयारी कर चुके होंगे उनको लगता होगा कि अरे भाग क्या पढ़ाएंगे, लेकिन एक बार आप देखिएगा आपको समझ में आएगा कि हम भाग क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, उस भाग में हम आपको आधा घंटा का वीडियो, 45 मिनट का वीडियो देंगे, मोटा मोटी पूरा का पूरा आर्टिकल आपको हम कंटेस्ट करवा देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। उस 45 मिनट का वीडियो में अनुसूची पढ़ना है। आर्टिकल 32 क्या होता है, आर्टिकल 32 में कितने प्रकार के रीट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है रीट जारी करने के लिए, हाई कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है रीट जारी करने के लिए। आर्टिकल 1 से 51 आपको पूरा याद होना चाहिए, इतना याद रखिए। आर्टिकल 1 से लेकर के 51 तक पूरा याद होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, राष्ट्रपति का जो शक्ति होता है उससे। ठीक है, ये सब लोकसभा, राज्यसभा, सांसद से रिलेटेड जो टर्म होते हैं, या जो समिति बनाई जाती है, लोक लेखा समिति, प्रकरण समिति। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोग को थोड़ा देखिए। मंत्रिपरिषद और उसका गठन देखना है, राज्य सरकार, उसी तरीके से राज्यपाल। न्यायालय में आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा बहुत समझना है कि न्यायालय में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कैसे, मतलब उसका महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या क्या है, कैग से रिलेटेड महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या, महान्यायवादी का अनुच्छेद क्या होता है, महान्यायवादी का कार्य क्या होता है, एकदम एक लाइन में संक्षेप में, वो कहाँ कहाँ बैठ सकता है, ये आपको समझना है। महिला आयोग, बहुत सारा आयोग बना है, बहुत सारा समिति बना है, उसके बारे में आपको जानना है। जैसे महिला आयोग हो गया, ओबीसी आयोग हो गया, SC ST आयोग हो गया, इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो जानना है। इसके जो अध्यक्ष हैं अभी, जो हेड है, उनके बारे में आपको जानना है कि वो कौन है। ये सब क्वेश्चन करंट में हो जाएगा आप लोग का। राष्ट्रपति का पावर के आपातकाल से, आपातकाल आप लोग को पढ़ना है, कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं। 44वां संवैधानिक संशोधन में 45 में आपातकाल से लिए कौन सा चेंज किया गया आपातकाल को। ठीक है, संवैधानिक संशोधन आपको पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, नगर पालिका और उनके अनुच्छेद, संवैधानिक संशोधन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये आप लोग को एकदम बहुत अच्छे से करना है, विथ आर्टिकल, विथ सब क्लाउज। ठीक है, 243 का क, 243 का ख, ABC, आप लोग को जेड तक जाना है। इसमें बहुत आर्टिकल है और आप लोग को लगभग जितना आर्टिकल का जरूरत होगा वो हम आप लोग को PDF में भी प्रोवाइड कर देंगे, और उस पर हम पंचायती राज और नगर पालिका पे बहुत जल्दी ही हम एक वीडियो लेकर के आएंगे। संवैधानिक संशोधन, इंपॉर्टेंट संवैधानिक संशोधन कौन कौन से हुए हैं, महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाएं जैसे निर्वाचन आयोग, कैग, वित्त आयोग, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, उसके बाद फिर अंतर्राज्यीय परिषद हो गया। ठीक है, फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशन हो गया। ये सब जो टॉपिक है, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध, ये सब टॉपिक आप लोग को पढ़ना है। कंसोलिडेटेड फंड हो गया, आकस्मिक निधि हो गया, ये सब जो निधि है ये आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा चीज है। अन्य संस्थाएं जैसे नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, विधि आयोग, अंतर्राज्य केंद्र, ये सब पढ़िएगा तो ये सब आप लोग को मिनिमम है जो पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम ओवरऑल क्या क्या कंप्लीट कर लिए, आपको सिलेबस से रिलेटेड आप लोग का कंप्लीट हुआ आज कि मैथ्स में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद फिर साइंस पोर्शन, और साइंस में भी आप लोग को एक चीज़ नहीं बताएं कि साइंस पोर्शन में आप लोग को जो मैंने बताना था वो हम आप लोग को नहीं बताएं, ये चीज़ कि विज्ञान से जुड़ा जो भी अवार्ड मिलता है आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और उसके वो किस ईयर से उसकी शुरुआत हुई। ठीक है, और भारत में अभी तक कितने को मिला है और कौन कौन से साल मिला है, ये भी आप लोग एक बार कंटेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाना है, और जो बचा हुआ पार्ट है उसका भी हम बहुत ही संक्षेप में, और इससे टेलीग्राम पे भी आप लोग जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे जुड़िएगा तो PDF के साथ आप लोग को पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। और इसका PDF निकाल लीजिएगा, टेलीग्राम पे जुड़ के इसका PDF हम डाल देंगे टेलीग्राम पे, इसका PDF निकाल लीजिएगा। और बिहार SSC का सिलेबस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन सब टॉपिक को कर लेते हैं तो मिनिमम आपका, अगर आप 90% स्कोर आप आराम से कर लीजिएगा,
क्योंकि पीटी में मेरा 140 प्लस स्कोर था, तो 140 प्लस स्कोर पढ़ने के बाद ही आया होगा, ऐसा तो आएगा नहीं। और मेंस में 125 प्लस तक के आसपास हम एक्सपेक्ट किए थे, बट पता नहीं मार्क्स कितना आया, क्योंकि मार्क्स तो दिया नहीं है, तो कंफर्म तो हम बता नहीं पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और थोड़ा सा आप लोग प्रमोट कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि हमेशा थोड़ा ग्रुप में पढ़ें, क्योंकि ग्रुप में पढ़ने का थोड़ा एक अलग बेनिफिट होता है, ठीक है। और चलिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि मौसम थोड़ा सा है बरसात का, तो इसमें अपना हेल्थ का ख्याल रखना काफ़ी ज़रूरी है। और अपनों को हाइड्रेटेड रहिए, हमेशा पानी पीते रहिए, क्योंकि ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और मसाला का खाना बिल्कुल भी परहेज़ करें, क्योंकि मसाला का खाना खाने से इस समय पेट का काफ़ी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। और अभी एग्ज़ाम का भी काफ़ी समय, जैसे अभी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है, फिर एमटीएस का भी एग्ज़ाम होगा, सीजीएल का भी एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप लोगों का तबीयत नहीं सही रहेगा, तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएँगे। बिहार दरोगा का भी नोटिफ़िकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है, अगस्त के फर्स्ट वीक में बिहार दरोगा का नोटिफ़िकेशन आने की पूर्ण संभावनाएँ हैं। तो चलिए मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। चलिए, बाय बाय।